गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो मेरे दोस्त, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये ज्योग्राफी लाइव सेशन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। संगीत, रूपल यादव, रीना कुमारी, अभिषेक शुक्ला, कोमल, पारुल, दीपक, प्रीतम, ज्योति कुमारी, रितु, अंकित, सोनम, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। मेरे दोस्त, हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया था फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप अच्छे तरीके से पढ़ना, और उसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया था। जिसमें हमारा पहला भाग था उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, और उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को अच्छे से डिस्कस करने के लिए इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें हम ट्रांस हिमालय को मेरे दोस्त पढ़ रहे थे। हम ट्रांस हिमालय को पढ़ रहे थे, ठीक है। ट्रांस हिमालय में बेसिक सी बातें मैंने आपको बताई थी कि ये हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। तो हिमालय जो आप लोगों ने देख लिया था बच्चों, हिमालय के ठीक ऊपर का जो भाग है उसी को हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। और ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो हिमालय से पहले हुआ है। हिमालय से पहले हुआ है तो बच्चों कैसे उसका निर्माण हुआ था? तो भारत की जो प्लेट है वो यूरेशियन यानी कि तिब्बती प्लेटों के साथ टकराई थी, और टकराने के चलते जो प्रेशर बना था, जो दबाव बना था बच्चों टेथी सागर के अवसादों के ऊपर, वही अवसाद सारे के सारे हिमालय के उत्तर में आज लोकेटेड हैं, स्थित है। और उसी पर्वतीय क्षेत्र को हम ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के नाम से जानते हैं। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से पर्वत बनते हैं, या किस तरीके से ट्रांस हिमालय बना होगा, किस तरीके से हिमालय बना होगा। और हमने लास्ट में चर्चा की थी कि भाई जो ये मैग्मा है ना, ये मैग्मा है। इस मैग्मा के अंदर जब बच्चों रोटेशन तैयार होगी, वो रोटेशन तैयार क्यों हुई? मैग्मा ने एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ गति करना क्यों स्टार्ट किया? बच्चों, हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पर कॉन्वेक्शनल करंट यानी कि संवहनीय धाराओं का उत्पन्न हुआ। और कॉन्वेक्शनल करंट यानी संवहनीय धारा उत्पन्न हुई तो बच्चों करंट के उत्पन्न होने के चलते मैग्मा के अंदर रोटेशन तैयार हुई। मैग्मा तेजी से घूमना स्टार्ट करेगा तो मैग्मा के ऊपर टिका हुआ ये चट्टानी भाग जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट से बना हुआ है, जिसको हमने बोला प्लेट, ये भी क्या है, घूमना स्टार्ट कर देती है। बच्चों, घूमने के साथ साथ हम बात करें तो गहराई के अंदर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रेशर होता है। जब भी हम क्लोज सिस्टम का जिक्र करेंगे, जब भी हम मेरे दोस्त क्लोज सिस्टम का जिक्र करेंगे, तो क्लोज सिस्टम के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर होता है, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर भी ज्यादा हो रहा है। तो मेरे दोस्त, एक बहुत आसान सा मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे आप अपने घर के अंदर रसोई में बच्चों चावल बनाते हो और चाय बनाते हो। चावल आप प्रेशर कुकर में बनाते होंगे और चाय आप पतीले में बनाते होंगे। बच्चों, प्रेशर कुकर के अंदर आप कैसे चावल बनाते हो कि एक मुट्ठी आपने चावल लिया, बच्चों कुकर के अंदर आपने 1 गिलास पानी डाल दिया, कुकर को ढक्कन से बंद कर दिया और उसको गैस के ऊपर रख दिया, और बच्चों गैस को आपने जला दिया। गैस को आपने जलाया, इसका मतलब आप उसको टेम्परेचर लगातार दे रहे हो। टेम्परेचर लगातार दे रहे हो तो बच्चों आपने कुकर को ढक्कन से बंद कर रखा है, तो उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ रहा है। जब बच्चों वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर तैयार हो जाएगा और कुकर फटने को होगा, तो वो अनावश्यक प्रेशर जिसके चलते कुकर फट सकता था बच्चों, वो कुकर की सीटी के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो आपने देखा होगा कि लगातार बच्चों हम हीट देते जाते हैं तो प्रेशर कुकर की ऊपर वाली जो सीटी है बच्चों वो उठ जाती है, और उससे जो भाप बाहर आती है तो वो सारी की सारी जो भाप है वो क्या है, वो बच्चों उस कुकर का अनावश्यक प्रेशर था, जो उस कुकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और यदि बच्चों उस कुकर की सीटी खराब हो जाए, वो अनावश्यक प्रेशर बाहर नहीं निकलेगा, तो वो कुकर क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो प्रेशर कुकर जो है ना वो कैसा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। और क्लोज सिस्टम के अंदर हमेशा टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, प्रेशर होगा। और आप समझ लीजिएगा कि हमारी जो पृथ्वी है ना वो एक प्रेशर कुकर की तरह ही है।
बच्चों पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ता जाता है। और बच्चों जब हमारी पृथ्वी उस प्रेशर को सहन नहीं कर पाएगी, तो बच्चों वो अनावश्यक टेम्परेचर और अनावश्यक प्रेशर जो है ना, वो पृथ्वी से बाहर आएगा। और वो पृथ्वी से बाहर आएगा किसके माध्यम से? ज्वालामुखी के माध्यम से, वोल्केनो के माध्यम से। और ज्वालामुखी जब फटते हैं तो बच्चों गर्मी बाहर आती है, प्रेशर बाहर आता है। और प्रेशर के चलते बहुत सारी चीजें, जिसमें बच्चों चट्टानी टुकड़े होंगे, जिसमें आपके धूलकण होंगे, जिसके अंदर आपके वाटर वेपर होंगे, जिसके अंदर बहुत सारी गैसें होंगी, ये सारी की सारी गहराई से क्या आती है? बाहर आती है। तो जिस तरीके से एक कुकर मेरे बच्चों काम करता है, उसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी काम करती है। जिस तरीके से कुकर के ऊपर सीटी बच्चों अनावश्यक प्रेशर को बाहर निकालती है कुकर के, ऐसे ही पृथ्वी के अनावश्यक प्रेशर को बच्चों बाहर निकालता है ज्वालामुखी। तो हमारी पृथ्वी की जो सीटी हो जाएगी बच्चों, जैसे कुकर की सीटी होती है, ऐसे ही हमारी पृथ्वी की भी क्या है? सीटी है। और हमारी पृथ्वी की जो सीटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ज्वालामुखी हो जाएगा। तो ज्वालामुखी फटने जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। यदि ज्वालामुखी नहीं फटेंगे तो हमारी पृथ्वी क्या कर जाएगी? ब्लास्ट कर जाएगी। जैसे कुकर की सीटी खराब होती है और कुकर ब्लास्ट कर सकता है, ऐसे ही पृथ्वी की यदि सीटी खराब हो जाए, ज्वालामुखी फटने बंद हो जाए, तो हमारी पृथ्वी भी क्या कर जाएगी? ब्लास्ट कर जाएगी। ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों अपनी पृथ्वी बिहेव करती है, जैसे प्रेशर कुकर। और एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था पतीले का। बच्चों आपने गैस के ऊपर पानी डाला, पानी में दूध डाला, उसके अंदर चाय चीनी पत्ती डाल दी, और उसके बाद उसको आप उबालते रहे, उबालते रहे। बच्चों उसको तुम 2 दिन भी उबालते रहना, ठीक है। तो वो पानी वहां से उड़ जाएगा भाप बनकर, लेकिन कभी भी पतीला नहीं फटेगा। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि पतीले के ऊपर आपने ढक्कन नहीं लगा रखा। और ऐसा सिस्टम आपका ओपन सिस्टम होगा। क्या होगा? ओपन सिस्टम होगा। मेरी बात समझ में आई? तो मेरे दोस्त आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि भाई उस पड़ोसी की रसोई में पतीला फटा। आपने ये जरूर सुना होगा कि उस घर में कुकर फटा। तो कुकर जो होता है ना, वो क्लोज सिस्टम होता है, जहां टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर होता है। और पतीला जो है बच्चों, वो क्लोज सिस्टम नहीं होता है। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आई सर। ठीक है। तो मेरे दोस्त जब यहां पर प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने के साथ क्या होगा? प्रेशर बढ़ने के साथ ये जो प्लेटें हैं, ये ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएंगे, और ऊपर जो चट्टाने होंगी ना, वो इस तरीके से बैंड हो जाएंगी प्रेशर लगने के चलते। ठीक है। तो बच्चों ये वाला जो भाग जो प्रेशर से ऊपर की तरफ गया है, तो इसके ठीक ऊपर वाले भाग के ऊपर भी प्रेशर लगेगा। और ऊपर वाले भाग के ऊपर प्रेशर लगेगा, तो वो भी मेरे दोस्त इस तरीके से ऊपर उठेगा। ये इससे ऊपर वाले भाग के ऊपर क्या लगा देगा बच्चों? प्रेशर लगा देगा। ये इस तरीके से ऊपर उठेगा। और उसके बाद बच्चों ये वाला भाग जो है ना, ये प्रेशर लगा देगा फिर इस तरीके से। और ये वाला जो सथल भाग है, सरफेस भाग है बच्चों, ये क्या हो जाएगा? बैंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। और मुड़कर इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। और मेरे दोस्त आज तक जो सबसे खतरनाक प्रेशर लगा है, वो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर लगा है। और बच्चों नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर सबसे खतरनाक प्रेशर लगने के चलते ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का निर्माण हो पाया। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आप बोलते हैं कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। तो मेरे दोस्त जब प्लेटें टकराई, तो प्लेटों के टकराने को बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी, यानी कि प्लेट टेक्टोनिज्म। और प्लेटों के टकराने से ही सरफेस भाग के ऊपर हलचल होती है। प्लेटों के टकराने से ही बच्चों चट्टानें टूटती हैं। चट्टानों के टूटने से चट्टानों के अंदर जो एनर्जी भरी होती है, वो एनर्जी फिर मेरे दोस्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना शुरू हो जाती है। और उसी एनर्जी को हम भूकंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूकंप। तो सारी की सारी हलचल जो है बच्चों, वो गहराई में होती है। और ये हलचल कौन करता है? ये मैग्मा करता है। मैग्मा हलचल करेगा तो प्लेटें बच्चों डिस्टर्ब होंगी। प्लेटें डिस्टर्ब होंगी तो ऊपर वाला सारा का सारा भाग क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। और जब प्लेटों के ऊपर प्रेशर खतरनाक लगता है, तो मेरे दोस्त चट्टानें ऊपर की तरफ बैंड होती चली जाती हैं। इसी को हम प्लेट टेक्टोनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट टेक्टोनिज्म बोलते हैं। सर भूकंप कैसे आता है? बेटा भूकंप भी आएगा, आगे आएगा भूकंप, ठीक है ना। भूकंप भी आएगा, कि कैसे भूकंप आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे ट्रांस हिमालय को। इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट। मेरे दोस्त आपसे कोई पूछ ले कि ट्रांस हिमालय की जो खोज है ना, वो किसने की है? फटाफट नोट कीजिएगा 5-7 बातें।
आपसे पूछ ले कि ट्रांस हिमालय की जो खोज है वो किसने की है मेरे दोस्त। तो ट्रांस हिमालय की जो खोज हुई है वो 1906 के अंदर हुई है। 1906 में मेरे दोस्त, या हम बोल सकते हैं कौन सी सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी, 20वीं सदी बोल सकते हैं। और 20वीं सदी में एक स्वीडिश साइंटिस्ट जिसका नाम है स्वेस हैडिन। ठीक है, तो स्वेस हैडिन के द्वारा मेरे दोस्त इसकी क्या की गई, खोज की गई। कब? 1906 के अंदर, या हम बोलेंगे 20वीं सदी। मेरे दोस्त 20वीं सदी के अंदर स्वेस हैडिन ने बताया कि ये जो अक्षेत्र है ये हिमालय से बहुत पहले बन चुका है, और हिमालय से बहुत पहले का जो अक्षेत्र बना हुआ है उसी को हम ट्रांस हिमालय के रूप में पढ़ते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई ट्रांस हिमालय अक्षेत्र की खोज किसने की थी, तो आप बोलेंगे स्वेस हैडिन ने मेरे दोस्त इसकी खोज करने का काम किया था। आपसे पूछ ले कि यहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं मेरे दोस्त, इस ट्रांस हिमालय वाले भाग के अंदर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। तो चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं इग्नियस, यानी कि आग्नेय, और मेरे दोस्त सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें। और ये सारी की सारी जो चट्टानें हैं, चाहे मैं इग्नियस की बात करूं चाहे मैं सेडिमेंट्री की बात करूं, ये किससे बनती है मेरे दोस्त, ये ज्वालामुखी के कारण बनती हैं। तो इनको हम वोल्केनिक रॉक्स भी बोल सकते हैं, ज्वालामुखी चट्टानें भी इसे हम बोल सकते हैं। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाली जो चट्टानें होंगी वो किस प्रकार की होंगी मेरे दोस्त, वो वोल्केनिक रॉक्स होंगी, ज्वालामुखी चट्टानें होंगी। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ट्रांस हिमालय है बच्चों, क्या यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। तो आप बोलेंगे यहाँ वनस्पति का अभाव है। वनस्पति यानी कि वेजिटेशन। यहाँ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। ठीक है, हम बात करते हैं मेरे दोस्त कि ट्रांस हिमालय के अंदर हमने कौन कौन सी रेंज को पढ़ा। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने 4 रेंज को पढ़ा, और उन्हीं 4 के अंदर एक हमारी रेंज है जिसका नाम है मेरे दोस्त काराकोरम रेंज। तो अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं यहाँ पर काराकोरम रेंज, तो ध्यान देना है मेरे दोस्त। ये आपकी जो रेंज है ना इसका नाम है काराकोरम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, काराकोरम श्रेणी। बच्चों जहां पर हम काराकोरम रेंज पढ़ रहे हैं ना, जहां पर हम काराकोरम रेंज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चों, काराकोरम रेंज के ठीक उत्तर में यहाँ पर है पामीर ग्रंथि। पामीर ग्रंथि, ठीक है ना, या पामीर श्रेणी भी बोल सकते हो, एक ही बात है। मेरे दोस्त ये जो पामीर ग्रंथि है ये काराकोरम रेंज के कौन सी दिशा में होगी, उत्तर में होगी। यदि ये उत्तर में है तो आपसे पूछ लेगा मेरे दोस्त ये वाली दिशा कौन सी होगी, ये नॉर्थ ईस्ट होगी, उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व के अंदर यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है कुनलुन पर्वत। कौन सा पर्वत है यहाँ, कुनलुन पर्वत।
और कुनलुन पर्वत कहाँ है मेरे दोस्त? तिब्बत के अंदर है। ठीक है। पामीर ग्रंथि का सबसे ज्यादा हिस्सा जो है बच्चों वो उज्बेकिस्तान के अंदर है। कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है। बच्चों हम बात करें तो उत्तर पूर्व में यदि कुनलुन पर्वत है काराकोरम रेंज के, और उत्तर में पामीर ग्रंथि है, या जिसे हम पामीर का पठार भी बोलते हैं, इसको पामीर का पठार भी हम बोल देंगे मेरे दोस्त। हम बात करें तो इस साइड, यानी कि पामीर ग्रंथि के लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर आपको ध्यान रखना है, पर्वत है बच्चों जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। इस पर्वत का नाम क्या होगा? हिंदू कुश पर्वत होगा। तो यहां से क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि काराकोरम रेंज के उत्तर में बच्चों कौन सी ग्रंथि है? तो आप बोलेंगे पामीर की ग्रंथि है। और ये जो पामीर की ग्रंथि है ना, इसको बोला जाता है रूफ ऑफ वर्ल्ड, यानी कि मेरे दोस्त इसे हम विश्व की छत बोलते हैं। रूफ ऑफ वर्ल्ड यानी कि विश्व की इसे छत बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊंचा पठार है। और घर में सबसे ऊंची क्या होती है मेरे दोस्त? फर्श से ऊंची छत ही होती है। तो इसे विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है। तो इस काराकोरम रेंज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा, सबसे पहली जो रेंज है काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी। साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। और अपना अभी एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है ना मेरे दोस्त, तो उस चैप्टर के मैं आप लोगों को एमसीक्यू भी देने का काम करूंगा। ठीक है। तो टाइप आप लोगों के एमसीक्यू हो रहे हैं। टाइप होने के बाद बच्चों वो फाइल में अपलोड करवा दूंगा। बाइलिंगुअल फॉर्म के अंदर वो आएगी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है। तो जब भी अपना चैप्टर कंप्लीट होगा, प्रत्येक चैप्टर के बच्चों मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के दिया करूंगा। और सारे के सारे वो दाकड़ क्वेश्चन होंगे जो पहले एसएससी के अंदर भी, यूपीएसआई के अंदर भी, या कोई भी स्टेट हो जहां ज्योग्राफी मेरे दोस्त आपका सिलेबस का हिस्सा होता है, वहां पर पूछे जाने वाले बड़े जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के रूप में मैं दूंगा। ठीक है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। देख लो ऐसे ऐसे मेरे धाकड़ धाकड़ बच्चे हैं, कितने प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं यूपी से। नाम का भी नहीं पता है, ये बोल रहे हैं कि दीपक सिंह राजपूत सर, आपको नमस्कार। भाई साहब मेरा नाम संदीप सिवाच है। ठीक है ना? चलेगा। हम बात कर रहे हैं काराकोरम रेंज में। काराकोरम रेंज में बच्चों सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे? सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ये आपकी सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। ठीक है। सबसे उत्तर में स्थित। साथ में इंग्लिश में भी लिख के चलूं क्या मेरे दोस्त? तो इसको बोलेंगे हम नॉर्दर्न मोस्ट रेंज। सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है आपकी काराकोरम रेंज। मेरे दोस्त हम बात करें तो इसका अन्य नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम मेरे दोस्त इसका क्या होगा? तो आपको बोलना है इसका दूसरा नाम है कृष्णागिरी। कृष्णागिरी, गिरी का मतलब पर्वत होता है, और कृष्ण भगवान का रंग कैसा था? सांवला था। और मेरे दोस्त इस रेंज के अंतर्गत पाए जाने वाले सारे के सारे जो पर्वत होंगे वो काले रंग के होंगे। और काले रंग के पर्वत होने के चलते मेरे दोस्त इसको हमने क्या बोल दिया? कृष्णागिरी बोल दिया। क्या बोल दिया? कृष्णागिरी बोल दिया। इसको हमने क्या बोल दिया? कृष्णागिरी। मेरे दोस्त हम बात करें तो काराकोरम जो है ना, ये एक किर्गिज भाषा का शब्द है। ये कैसी भाषा का शब्द है? एक किर्गिज वर्ड है मेरे दोस्त ये। तो आपसे कोई पूछ लेना ये काराकोरम जो शब्द हम पढ़ रहे हैं ये कैसा शब्द है मेरे दोस्त? ये एक किर्गिज भाषा का शब्द है। किर्गिज भाषा का मतलब समझते हो? किर्गिस्तान के अंदर बोली जाने वाली भाषा।
तो ये एक किर्गिज शब्द है, और इस किर्गिज शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ब्लैक माउंटेन, यानी कि काले पर्वत। ब्लैक माउंटेन यानी कि मेरे दोस्त काले पर्वत, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय, या मैं बात करूं हिमालय बच्चों, उसका सबसे ऊपर वाली जो रेंज है उसी का नाम काराकोरम रेंज है। और काराकोरम रेंज के उत्तर में पामीर ग्रंथि है, उत्तर पूर्व के अंदर मेरे दोस्त कुनलुन पर्वत है। और आपसे कोई पूछ ले कि उत्तर पश्चिम में कौन है, तो उत्तर पश्चिम के अंदर हिंदू कुश पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत है। पामीर ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? रूफ ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। काराकोरम जो रेंज है मेरे दोस्त, इसी काराकोरम रेंज में आपको एक चोटी यहां दिखाई देगी, और वो चोटी है मेरे दोस्त यहां पर, ठीक है। इस चोटी का जो नाम है वो क्या है? इस चोटी का नाम है केटू। कौन सी चोटी है मेरे दोस्त? ये केटू चोटी है। यहां तक चीजें समझ में आई? एक बार फटाफट बताएगा। देखिएगा बेटा, जिस तरीके से आप एक दो बच्चा पूछ रहा है ना, वो फिर आप ये बोलोगे कि सर आज की क्लास में आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं। यदि आप जो चीज पूछ रहे हो उसको मैं समझाने बैठूंगा, पहली बात तो यहाँ पर वो टॉपिक है ही नहीं। आप टॉपिक से हटके कोई चीज पूछ रहे हो। तो टॉपिक से हटके कोई चीज नहीं पूछते, क्योंकि जो टॉपिक चल रहा है एक बार वहां से यदि डाउट आता है तो वो पूछो, और जो आपके दिमाग में टॉपिक है वो मेरे दिमाग में भी है, तो बच्चों उसको हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो जो आपके दिमाग में आज चल रहा है ना, वो धीरे धीरे शांत होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम टॉपिक को आगे बढ़ाते जाएंगे आपको ये लगने लगेगा कि हाँ हम बहुत जबरदस्त तरीके से चीजों को आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ, अब देखो भूकंप पूछ रहा है कोई बच्चा कि सर भूकंप क्या होता है। बेटा चल रहा है अपना इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया टॉपिक, और आप पूछ रहे हो अर्थक्वेक यानी कि भूकंप क्या होता है, ठीक है। अब मैं भूकंप समझाने बैठ जाऊंगा तो ये चीज रह जाएगी। भूकंप भी आएगा, टेंशन मत ले, ठीक है। भूकंप भी आएगा, और भूकंप होता क्या है, कितने टाइप की तरंगे होती है, कैसे भूकंप आता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हम करेंगे। तो यहां तक चीजें समझ में आएगी, तीन चार बातें, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो ये काराकोरम रेंज है ना बच्चों, इसको हम और किस नाम से पुकारते हैं? काराकोरम को हम उच्च एशिया की रीढ़ भी बोलते हैं। बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है इसे। तो आपको ध्यान रखना है कि काराकोरम जो रेंज हम पढ़ रहे हैं, मेरे दोस्त इसे क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ हाई एशिया। बैकबोन ऑफ हाई एशिया, यानी कि इसे कहा जाता है उच्च एशिया की रीढ़। तो आपसे पूछ ले कि इसे किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त, तो आपको बोलना है कि इसे बैकबोन ऑफ हाई एशिया बोला जाता है, उच्च एशिया की रीढ़ इसे कहा जाता है, ठीक है। बच्चों हम बात करें, तो अभी हमने बात की कि केटू। केटू का मतलब क्या है? के का मतलब है काराकोरम, और टू का मतलब है बच्चों दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो के का मतलब है काराकोरम, और टू का मतलब है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो ये जो केटू चोटी है बच्चों, जिसका दूसरा नाम हम क्या पढ़ते हैं? गोडविन ऑस्टिन पढ़ते हैं। गोडविन ऑस्टिन पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो केटू है मेरे दोस्त, ये हम कितने मीटर ऊंची पढ़ते हैं? 8611 मीटर। और 8611 मीटर ये ऊंची चोटी बच्चों कौन से क्षेत्र में स्थित है? पीओके क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? पीओके क्षेत्र में। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो केटू है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड होगी। सेकंड हाईएस्ट पीक, दूसरी सर्वोच्च चोटी है मेरे दोस्त ये।
तो इसके पीछे जो दो जोड़ रखा है, टू इसके पीछे जो लिख रखा है, वो हमें क्या बताता है कि ये दुनिया की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। और के का मतलब क्या है बच्चों? काराकोरम रेंज। तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी रेंज का हिस्सा होगी? काराकोरम रेंज का हिस्सा होगी। और मैं आपसे पूछ लूं कौन से हिमालय का हिस्सा होगी, तो इसे हम पढ़ रहे हैं ट्रांस हिमालय के अंदर, ठीक है ना। बिल्कुल भाई सतीश कुमार, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि क्लास लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। बिल्कुल बेटा सही बोल रहे हो। ठीक है, 9:29 हुए हैं, 27 सितंबर को ये रिकॉर्ड हो रही है साथ की साथ, है ना। अभी तो लाइव चल रही है, लाइव के साथ साथ रिकॉर्ड हो रही है बेटा। समझ में आई बात? हाँ, रिकॉर्ड हो रही है बेटा। ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल सही है। नमस्कार भाई, नमस्कार। तो यहाँ पर चीजें समझ में आ गई है ना कि केटू इसका नाम क्यों पड़ा। बच्चों, के का मतलब काराकोरम है, टू का मतलब दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन एक अंग्रेज अधिकारी था। कोई एक अंग्रेज बच्चों जो पहाड़ों का सर्वे किया करता था, वो एक अधिकारी जिसने यहाँ पर आकर इस चोटी की एग्जैक्ट लोकेशन बताने का काम किया था। और एग्जैक्ट लोकेशन बताकर बच्चों ये नाम अपने नाम रखवाया था। तो केट्टू को हम गोडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज मेरे दोस्त इसे गोडविन ऑस्टिन नहीं बोलते हैं। हम भारत वाले इसे गोडविन ऑस्टिन बोलते हैं, क्योंकि गोडविन ऑस्टिन नाम के अंग्रेज ने जम्मू कश्मीर की एक लड़की के साथ शादी कर ली थी। इससे अंग्रेज बड़े नाराज हो गए थे, और अंग्रेजों ने फिर बच्चों इसके नाम को कभी भी ज्यादा रिस्पेक्ट तवज्जो दी नहीं। तो ये गोडविन ऑस्टिन जो है ना, ये अपने भारत की लड़की के साथ शादी कर चुका था। गुस्सा तो तुम्हें आ रहा होगा, है ना, लेकिन अंग्रेज जा चुके हैं बच्चों, अब कोई फायदा नहीं है गुस्सा आने का। तो ये सेकंड हाईएस्ट पीक आपकी होगी। बच्चों, काराकोरम रेंज में इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। काराकोरम रेंज के बाद आ जाइएगा, दूसरी जो रेंज होगी उसका नाम है लद्दाख रेंज। अच्छा, इसके अंदर कुछ ग्लेशियर भी हैं। काराकोरम रेंज के अंदर कुछ ग्लेशियर भी आपको याद रखने हैं, मेजर ग्लेशियर। कुछ ग्लेशियरों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ग्लेशियर जिसे बोलते हैं हिमनद। मैं आपसे पूछूं क्या होता है ग्लेशियर, है मेरे दोस्त? क्या होता है ग्लेशियर? बता दोगे आप मेरे को ग्लेशियर क्या होता है? सर जी कोशिश करेंगे। मेरे दोस्त, समझने के लिए हम बोल सकते हैं बर्फ से ढका पहाड़ क्या कहलाएगा? ग्लेशियर कहलाएगा। ग्लेशियर का मतलब बर्फ ही तो होती है, लेकिन बच्चों कैसी बर्फ है? एक ऐसी बर्फ जिसके अंदर मूवमेंट हो। बच्चों, एक ऐसी बर्फ जिसके अंदर मूवमेंट होती है, ऐसी बर्फ की बहुत बड़ी गतिशील राशि को हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। जैसे अब गर्मियों के अंदर घरवाले हमें बोलते थे कि बेटा फ्रीज के अंदर 2 डोंगे जो है ना बर्फ जमा दे, ठीक है। अब ग्लेशियर का मतलब यदि बर्फ होता तो हमारे घर वाले ये ना बोलते कि बेटा 2 डोंगे ग्लेशियर जमा दे। लेकिन किसी भी घर वाले ने गर्मियों में ये नहीं बोला कि बेटा फ्रीज के अंदर 2 डोंगे ग्लेशियर जमा दे। क्या बोला? 2 डोंगे बर्फ जमा दे। यानी कि ग्लेशियर होती तो बर्फ है, लेकिन वो बर्फ जिसके अंदर गति है, मूवमेंट है, जो खुद पिघलेगी, खुद जमेगी, खुद पिघलेगी, खुद जमेगी। और पहाड़ों के ऊपर मेरे दोस्त लंबे क्षेत्र के अंदर फैली हुई ऐसी गतिशील बर्फ की राशि को हम क्या बोलेंगे? ग्लेशियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लेशियर, ठीक है ना। और समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि बर्फ से ढका पहाड़ ग्लेशियर। तो मेरे दोस्त बहुत सारे ग्लेशियर हैं भारत के अंदर, लगभग 15,000 ग्लेशियर हैं। लेकिन हम 15,000 नहीं पढ़ेंगे, हम मुख्य मुख्य ग्लेशियर पढ़ेंगे। और काराकोरम रेंज के अंदर मेरे दोस्त जो जो ग्लेशियर है ना, वो आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। काराकोरम रेंज के अंदर एक ग्लेशियर है बच्चों जिसका नाम है सियाचिन। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर है। बच्चों, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, ये कौन सी घाटी में स्थित है? नुब्रा घाटी के अंदर। जिसे हम बोलेंगे नुब्रा वैली। नुब्रा घाटी में बच्चों ये लोकेटेड है, स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया इसे बोलेंगे। भारत का सबसे बड़ा
और हम बात करें विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ वर्ल्ड, भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है मेरे दोस्त। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, इसे हम बोलेंगे। बहुत अच्छे मेरे दोस्त। जो ये सियाचिन ग्लेशियर है ना, जो भारत का सबसे बड़ा है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है बच्चों, ये ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण भी रहा है। भारत और पाक के बीच विवाद। और मेरे दोस्त एक बार पाकिस्तान वालों ने इस ग्लेशियर के ऊपर बुरी नजर डाली थी, और 1984 में विश्वासघात करते हुए मेरे दोस्त इस ग्लेशियर के ऊपर चढ़ाई उन्होंने शुरू कर दी। और चढ़ाई शुरू करने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों की तरफ गोलीबारी करनी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन अपने वाले जो सैनिक हैं उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देते हुए बच्चों यहाँ से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने का काम किया। और खदेड़ने के साथ साथ जो वो हमारे वाले क्षेत्र में आ गए थे उनको वापस मेरे दोस्त उन वाले क्षेत्र में पहुंचाने का काम किया। तो ये जो कार्यवाही अपनी सेना के द्वारा की गई थी वो 1984 के अंदर की गई थी, 1984 में। और 1984 के अंदर अपनी सेना के द्वारा की गई इस कार्यवाही को बच्चों नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन मेघदूत जो है ना मेरे दोस्त, वो कहाँ चलाया गया था, तो आपको बोलना है वो सियाचिन क्षेत्र में चलाया गया था। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत। और यह भारतीय सेना के द्वारा बच्चों पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के उद्देश्य से ऑपरेशन चलाया गया था, जो बच्चों भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सफेद पानी की संज्ञा भी देते हैं। सफेद पानी मेरे दोस्त किसे कहा जाता है? सफेद पानी कहा जाता है सियाचिन को। और काला पानी किसे कहा जाता है? काला पानी कहा जाता है अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल को। अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल को। ठीक है ना? यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल। तो पहला ग्लेशियर हमारा कौन सा है मेरे दोस्त? सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, दूसरा जो ग्लेशियर है वो हम देखते हैं। दूसरे ग्लेशियर का नाम है यहां पर बियाफो। मेरे दोस्त, काराकोरम रेंज का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है बियाफो ग्लेशियर। सियाचिन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर यहाँ का कौन सा है? बियाफो ग्लेशियर है। बियाफो के बाद तीसरा ग्लेशियर है साल्टोरा। इसका नाम है साल्टोरा ग्लेशियर। और मेरे दोस्त चौथा जो ग्लेशियर होगा उसका नाम होगा हिस्पर। ये सारे के सारे नाम हैं, ठीक है? कहीं तुम सोचो कि यार इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मैं इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ, ग्लेशियर ही बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में हिमनद बोलते हैं। और हिस्पर जो है बच्चों ये एक नाउन है, नाउन नाउन रहता है, नाम नाम रहता है। ठीक है, 8611 मीटर क्या है? 8611 मीटर मेरे दोस्त केटू की हाइट है। ठीक है ना? तो केटू की हाइट है ये 8611 मीटर। ठीक है, तो मेरे दोस्त काराकोरम रेंज अपनी होती है कंप्लीट। काराकोरम रेंज के बाद जो दूसरी रेंज होगी हमारी उसका नाम होगा लद्दाख। दूसरी जो रेंज होगी मेरे दोस्त वो कौन सी होगी? लद्दाख। अब ये हमारी काराकोरम रेंज थी, तो काराकोरम रेंज के ठीक नीचे ये जो दूसरी रेंज होगी इसे हम बोलेंगे लद्दाख।
तो हेडिंग डालिएगा मेरे दोस्त, लद्दाख श्रेणी। यानी कि लद्दाख रेंज। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख रेंज की स्थिति क्या है, मतलब इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन क्या होगी बच्चों, ऊपर वाली रेंज काराकोरम है तो काराकोरम रेंज के ठीक नीचे, और नीचे वाली दिशा कौन सी होगी, हमेशा दक्षिण होगी। क्या होगी, दक्षिण होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों इसकी लोकेशन को लेके, और इसकी लोकेशन आपको बोलना है कि काराकोरम के दक्षिण में स्थित श्रेणी है ये। तो काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित है। बच्चों एक और मैं आपको पहचान इसकी बताऊं, तो आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख जो श्रेणी है वो कहाँ है। बच्चों यहाँ पर, ठीक है, एक नदी बहती है जिसका नाम है शोक नदी। कौन सी नदी है, शोक नदी। और लद्दाख के ठीक नीचे एक नदी बहती है जिसका नाम है इंडस। तो मेरे दोस्त ये जो रिवर है ना, इसका नाम है इंडस रिवर। इंडस का मतलब सिंधु नदी। और मेरे दोस्त ये जो नदी है ऊपर की तरफ है, इसका नाम है शोक, यानी कि शोक नदी। जो शोक नदी है मेरे दोस्त, ये सिंधु की ट्रिब्यूटरी है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है। तो शोक नदी और सिंधु नदी के बीच की जो रेंज है बच्चों, उसी को हम लद्दाख रेंज बोलते हैं। तो इसकी एक और पहचान आपको बता देता हूं, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन सी दो नदियों के बीच स्थित है, तो सिंधु व शोक नदी के बीच, स्थित है, यानी कि लोकेटेड इन बिटवीन इंडस एंड शोक रिवर। तो इंग्लिश मीडियम वाले नोट करते रहे साथ के साथ, लोकेटेड इन बिटवीन इंडस एंड शोक रिवर। तो सिंधु और शोक नदी के बीच मेरे दोस्त ये क्या है, अस्थित है। ठीक है ना। बच्चों ये जो लद्दाख है, बच्चों ये लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। और केंद्र शासित प्रदेश ये कब बना था, तो ये भी आपको पता होगा, 31 अक्टूबर 2019। तो ये केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। बच्चों ये केंद्र शासित प्रदेश बना, तो ये जो लद्दाख हम केंद्र शासित प्रदेश पढ़ रहे हैं, यदि आपसे पूछ ले कि इसकी राजधानी कौन सी है, तो इसकी राजधानी मेरे दोस्त ले है, ले। ठीक है ना, ले। ये जो हम ले पढ़ रहे हैं, तो इसकी राजधानी है। तो बच्चों ले के बारे में आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। एक तो ले के बारे में ये पता होना चाहिए कि ये सबसे कम वर्षा वाला स्थान है भारत के अंदर। सबसे कम वर्षा वाला स्थान है मेरे दोस्त। सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान तो आपने पढ़ रखा है भारत के अंदर, मासिनराम है मेघालय में। लेकिन सबसे कम वर्षा बच्चों कहाँ होती है, लेह के अंदर होती है। मैं बात करूं उसके बाद, लेह जो है बच्चों ये सबसे ऊंचा विमान पतन भी है, यानी कि सबसे ऊंचा हवाई अड्डा भारत के अंदर। बच्चों वो कहाँ है, लेह के अंदर है। बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि लेह के अंदर 1994 1994 के अंदर एक ऑपरेशन चला था मेरे दोस्त, एक मूवमेंट चला था जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन न्यू होप। 1984 के अंदर यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था। और ये ऑपरेशन जो चलाया गया था मेरे दोस्त,
ये स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए चलाया गया था, क्योंकि यहाँ पर बने हुए स्कूलों की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती थी। तो यहाँ बच्चे स्कूल में जाते नहीं थे, जा नहीं पाते थे। बच्चों स्कूल में नहीं जाएंगे तो पास कैसे होंगे। तो यहाँ जो स्कूली व्यवस्था थी बड़ी खराब थी, और स्कूली व्यवस्था को सुधारने के लिए बच्चों ये ऑपरेशन चलाया था सोनम वांगचुक ने। सोनम वांगचुक जो लद्दाख में पैदा हुए हैं और हमेशा मेरे दोस्त काम करते हैं लद्दाख के लोगों के लिए। अभी ये पीछे भूख हड़ताल पे भी बैठे थे, लेकिन इनको भूख हड़ताल बच्चों खत्म करनी पड़ी, क्योंकि वहां पर हिंसा हो जाती है और कुछ लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है। तो ये सोनम वांगचुक ने 1994 में भी यहाँ के लोगों की आवाज उठाने का काम किया, और जो स्कूली बच्चों शिक्षा का स्तर यहाँ पर डे बाय डे गिरता जा रहा था, बच्चों उस स्कूली शिक्षा को काफी हद तक सुधारने के लिए सोनम वांगचुक को ही हम श्रेय देंगे। बच्चों ये जो सोनम वांगचुक है ना, इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश के तीसरे राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाने वाला सम्मान है बच्चों, जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सम्मान है, और इसी को हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी ये सम्मानित हैं। आपने थ्री इडियट्स फिल्म भी देखी होगी, और थ्री इडियट्स फिल्म के अंदर एक करेक्टर भी आपने पढ़ा होगा, फुंगसुक वांगडू। तो बच्चों जो फुंगसुक वांगडू है ना, बच्चों उस फिल्म के अंदर जो करेक्टर है वो सोनम वांगचुक के करेक्टर से ही मिलता जुलता है। तो बताने वाले ये भी बताते हैं कि थ्री इडियट्स फिल्म की जो कहानी है ना, वो सोनम वांगचुक के जीवन के आसपास ही घूमती है। बच्चों जिस तरीके से आपने देखा होगा कि करीना कपूर जब लास्ट में फिल्म के एंड में पहुंचती है बच्चों आमिर खान को ढूंढते ढूंढते, तो वो कहाँ पहुंचती है, ले के अंदर पहुंचती है। और ले के अंदर मेरे दोस्त वहां आमिर खान क्या कर रहा होता है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहा होता है। तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसी स्कूली व्यवस्था को तो सुधारने का काम किया है सोनम वांगचुक ने। बच्चों अपने स्तर पे वहां के बच्चों को पढ़ाकर वहां के बच्चों की पास परसेंटेज काफी हद तक ऊपर लेके जाने के लिए सोनम वांगचुक को बच्चों रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। तो ये सारी की सारी बातें याद रखोगे, एक बार फटाफट बताएगा। भाई विवाद क्यों है सियाचिन को लेकर, परवेज आलम मेरे दोस्त, वो आपका पीओके क्षेत्र में भी आता है, और पीओके क्षेत्र पूरा का पूरा विवादित क्षेत्र है। अब पाकिस्तान वालों के साथ विवाद किस बात को लेकर होगा। क्रिकेट मैच खेलते हैं तो मेरे दोस्त वो कुछ नकल करना शुरू कर देते हैं, तो विवाद ही तो होगा। ठीक है। सानिया मिर्जा के साथ शादी की तो हमारी सानिया मिर्जा को बच्चों वापिस छोड़ दिया, भारत आनी पड़ी, तो विवाद ही होगा, और क्या होगा। अब लड़ाई करने वाला तो बहाना ढूंढता है ना, तो पाकिस्तान ऐसे ही बहाने ढूंढता है। हमारा जो सियाचिन क्षेत्र है उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है बच्चों। हमारा जो कश्मीर है उसके अंदर उसने आतंकवाद फैला रखा है, तो ये सारा का सारा विवाद का ही तो कारण है। ये भी कोई पूछने की बात होती है कि सर ये विवाद क्यों है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था मेरे दोस्त, मैं लिख देता हूं। इनको मिला कौन सा पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है। और रैमन मैग्सेसे को क्या बोलते हैं, नोबेल ऑफ एशिया, एशिया का नोबेल बोलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सम्मान है ये। हम बात करें बच्चों यहाँ पर, जो हम लद्दाख यहाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक चोटी है मेरे दोस्त, और इस चोटी का नाम है राकापोसी। चोटी का नाम क्या है, राकापोसी चोटी।
राकापोसी चोटी आपसे पूछ ले तो बच्चों ये लद्दाख में स्थित है और ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। इसकी हाइट है 7788 मीटर। ठीक है, 7788 मीटर मेरे दोस्त इसकी हाइट है। 7788 मीटर इसकी हाइट है। और ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। सबसे तीव्र ढाल मतलब स्लोप बड़ा खतरनाक है इसका, सबसे तीव्र है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल, या हम बोलेंगे स्टीपेस्ट पीक, स्टीपेस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी बच्चों कौन सी है? राकापोसी। और वो किसका हिस्सा है? लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है। हाइट उसकी क्या है? 7788 मीटर है। बेटा विवाद क्यों होगा? विवाद इसलिए होगा क्योंकि सियाचिन का बहुत सारा क्षेत्र पीओके में है और बहुत सारा क्षेत्र हमारे लद्दाख के अंदर है, नुब्रा घाटी में। ठीक है, तो यहाँ पर 1984 में जब देश आजाद हुआ था तो दोनों देशों के बीच इस तरीके का एक समझौता हुआ था कि सियाचिन जो है ना एक बंजर भूमि है, वहां कुछ नहीं होता है। ठीक है, वहां कुछ नहीं होता है तो हम इस सियाचिन को लेकर कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं। एक दूसरे की जमीन के ऊपर हमें कब्जा करना नहीं है। तो बच्चों 1947 में हमने पाकिस्तान को समझा दिया था, लेकिन पाकिस्तान कहाँ मानने वाला है? 1984 1984 में उसने मेरे दोस्त पीओके की साइड से सियाचिन के ऊपर चढ़ाई करते हुए अपने वाले सैनिकों के ऊपर गोलीबारी करना स्टार्ट कर दी थी। जब गोलीबारी उन्होंने करना स्टार्ट कर दी तो हमारे वाले सैनिक जो है ना बच्चों, उन्होंने सियाचिन के ऊपर जाकर इन पाकिस्तानियों को पहले तो अपने वाले अक्षेत्र से खदेड़ा और खदेड़ने के बाद मेरे दोस्त उनको ललकारा कि भविष्य में कभी भी आप इस तरीके की नापाक हरकत ना करें। बच्चों 1984 में पाकिस्तान की तरफ से पहला ये अटैक किया गया था, लेकिन हमने मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनको वहां से खदेड़ा। और 1984 में हमारे भारत के सैनिकों के द्वारा पाकिस्तान के सैनिकों के ऊपर जो कार्यवाही की गई, उसी कार्यवाही को बच्चों सेना ने नाम दे दिया ऑपरेशन मेघदूत। क्या दे दिया? ऑपरेशन मेघदूत। अब मैं बात करूं तो 1984 में जब उन्होंने बच्चों इस तरीके की हरकत की है तो भविष्य में वो कभी भी कर सकते हैं, भविष्य में भी कभी भी कर सकते हैं। तो हमने उसके बाद अपने सैनिकों को मेरे दोस्त इस सियाचिन के ऊपर हमेशा के लिए तैनात कर दिया। पीओके क्षेत्र में जो सियाचिन है वहां पर पाकिस्तान के सैनिक तैनात हैं और बच्चों इस साइड एलओसी के अपने भारत वाले सैनिक तैनात हैं और एक दूसरे के सामने बच्चों बंदूक ताने वहां खड़े रहते हैं। भविष्य में यदि युद्ध हुआ तो सियाचिन के ऊपर भी गोली चलेगी और जब सियाचिन के ऊपर गोली चलेगी तो बच्चों ये दुनिया में सबसे ऊंचाई के ऊपर चलने वाली गोली कहलाएगी। और जहां गोलियां चलती हैं उसे बैटलफील्ड बोलते हैं, युद्ध क्षेत्र बोलते हैं। और आपसे कोई पूछ ले कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड कौन सा है, तो आप बोलेंगे मेरे दोस्त सियाचिन है। क्या है? सियाचिन है। अब तो समझ में आ गई होगी है मेरे दोस्त, अब तो समझ में आ गया होगा ना। तो ये जो सियाचिन है, यहां से एक और क्वेश्चन मैं आपका बता देता हूं कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है मेरे दोस्त, इसको हम हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड बोलेंगे। एक बार सारे के सारे बच्चे बताएंगे किल्की मार के कि सर समझ में आ गया है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है बच्चों, यानी कि इतनी ऊंचाई पर किसी भी देश की सेना तैनात नहीं है जितनी ऊंचाई पर भारत और पाकिस्तान की सेना तैनात है। एक बार सारे के सारे बच्चे किल्की मार के बताएंगे कि सर आ गया है, अच्छे से समझ में चीजें क्लियर हो गई हैं। हाँ, तुम हौसला बढ़ाते रहा करो ये बात बोल के कि सर समझ में आ गया है। ठीक है, तो बच्चों लद्दाख में इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। लद्दाख के बाद हम बात करेंगे हमारी जो तीसरी रेंज है, उसका नाम है जास्कर रेंज।
मेरे दोस्त अभी हमने पढ़ा है लद्दाख रेंज को, तो लद्दाख रेंज के ठीक नीचे आपकी कौन सी रेंज नजर आ जाएगी? जास्कर रेंज नजर आ जाएगी। हमने सबसे ऊपर पढ़ा था बच्चों काराकोरम रेंज को, काराकोरम रेंज के ठीक नीचे लद्दाख रेंज, और लद्दाख रेंज के ठीक नीचे ये रेंज है आपकी जांस्कर रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जास्कर रेंज की लोकेशन का पता होना चाहिए। लोकेशन क्या हो जाएगी? लद्दाख जो हमने रेंज पढ़ी है उसके ठीक नीचे की रेंज है बच्चों, और नीचे वाली रेंज का मतलब है दक्षिण, तो लद्दाख के दक्षिण में स्थित श्रेणी है बच्चों। लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है ये। तो एक एक पॉइंट मैं आपको कवर करवा रहा हूं ताकि आपको रटना ना पड़े, कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। बच्चों हम बात करें तो ये कौन से क्षेत्र में है? ये जम्मू कश्मीर में है या लद्दाख में? तो आपको बोलना है ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। लोकेटेड इन लद्दाख, यूटी। ठीक है, तो लद्दाख क्षेत्र में ये स्थित है। बच्चों हम बात करें जास्कर रेंज की, तो जास्कर रेंज के अंतर्गत एक सेक्टर आता है जिसको बोलते हैं द्रास सेक्टर। द्रास सेक्टर जो है मेरे दोस्त, ये कौन से जिले में है? ये कारगिल जिले में है। लद्दाख के अंदर दो जिले हैं मेरे दोस्त, एक है लेह जिला और एक है कारगिल। कारगिल तो आपने सुना होगा 1999 में, जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच मेरे दोस्त युद्ध हुआ था, तो उसको हमने ऑपरेशन विजय के रूप में जाना। तो द्रास सेक्टर एक जगह है कारगिल जिले के अंदर, और इस द्रास सेक्टर को हम बोलते हैं लद्दाख का प्रवेश द्वार। देखिएगा कितने नए नए क्वेश्चन मैं आप लोगों को कवर करवा रहा हूं दोस्त। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लद्दाख का प्रवेश द्वार, एंट्री गेट ऑफ लद्दाख बोलते हैं इसे। एंट्री गेट ऑफ लद्दाख हम बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, द्रास सेक्टर एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे कम तापमान होने के चलते लोग स्थायी निवास करते हैं। क्या करते हैं? स्थायी निवास करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्रास सेक्टर भारत का एक ऐसा स्थान है जहां सबसे कम तापमान, तो सबसे कम तापमान वाला स्थायी रूप से बसा क्षेत्र। ठीक है, हम बोलेंगे कोल्डेस्ट परमानेंटली inhabited एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मेरे दोस्त द्रास सेक्टर से कम तापमान वाले तो और भी स्थान है भारत के अंदर, जैसे सियाचिन है, बहुत कम टेम्परेचर है सियाचिन का, लेकिन सियाचिन के अंदर लोग निवास नहीं करते, बल्कि वहां पर हमारे जवानों की तैनाती होती है। हमारे जवान वहां पर बच्चों कुछ महीनों के लिए या कुछ घंटों के लिए ड्यूटी देते हैं, तो वहां पर सेना को तैनात किया गया है, वहां परमानेंट निवास नहीं है। परमानेंट निवास का मतलब होता है जहां हम अपने परिवार के साथ, हम अपने बाल बच्चों के साथ बच्चों 12 के 12 महीने स्थायी निवास करें, उसे हम बोलते हैं परमानेंट। ठीक है, यानी कि स्थायी रूप से बसा अक्षेत्र। तो सबसे कम तापमान वाला भारत का वो क्षेत्र जहां पर परमानेंट मेरे दोस्त निवास स्थान होगा, वो आपका द्रास सेक्टर होगा। और द्रास सेक्टर कौन सी रेंज का पार्ट होगा बच्चों? जास्कर रेंज का पार्ट होगा।
ठीक है ना। टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर मेरे दोस्त यहाँ पर सर्दियों में तो -16 डिग्री सेल्सियस तक, सर्दियों में तो -16, और गर्मियों में यहाँ 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी कि गर्मियों में भी ठंड जैसा ही मेरे दोस्त यहाँ माहौल रहेगा। और सर्दियाँ तो बहुत कड़ाके की ठंड वाली होती है, बर्फबारी हमेशा यहाँ होती है सर्दियों के अंदर। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक चीजें क्लियर कर लोगे। ठीक है, एक रेंज और हम पढ़ लेते हैं बस। चौथी रेंज है बच्चों, उसके बाद ट्रांस हिमालय अपना कंप्लीट हो जाएगा और फिर हिमालय को शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चौथी रेंज है कैलाश रेंज। कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी जो है बच्चों ये कहाँ स्थित है, कैलाश श्रेणी जो है ना ये तिब्बत में स्थित है। तो जहां पर हमने जास्कर रेंज पढ़ी, तो ठीक जास्कर रेंज के आगे तिब्बत के अंदर मेरे दोस्त ये कौन सी रेंज होगी, कैलाश रेंज होगी। और आप सभी ने पढ़ा होगा कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो कैलाश पर्वत के ऊपर कौन से भगवान बैठे हैं, हमारे भोलेनाथ बैठे हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, और लोकेशन है इसकी तिब्बत क्षेत्र। तो ये कहाँ स्थित है, तिब्बत क्षेत्र में स्थित है, लोकेटेड इन तिब्बतन एरिया। तो तिब्बत क्षेत्र में ये क्या होगी मेरे दोस्त, स्थित होगी। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यहीं पर मानसरोवर झील स्थित है बच्चों। कैलाश रेंज के अंदर ही कौन सी झील स्थित है, मानसरोवर झील स्थित है, मानसरोवर लेक है यहाँ पर बच्चों। इसी श्रेणी से हमारी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड सतलुज रिवर। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी का जो उद्गम होगा, ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंडस, ब्रह्मपुत्रा एंड सतलुज। तो मेरे दोस्त वो आपको ध्यान रखना है, कैलाश रेंज से होगा। और एक यहाँ पर पॉइंट याद रखना है, ये हाउस ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव का निवास स्थान है ये, भगवान शिव का घर है ये। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको कैलाश रेंज के अंदर याद रखनी है। तो मेरे दोस्त आज का अपना ये सेशन होता है कंप्लीट, और हमने उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में सबसे पहला पार्ट ट्रांस हिमालय जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ट्रांस हिमालय के बाद अगला जो पार्ट होगा वो हमारा हिमालय होगा। हिमालय के बाद हम पूर्वांचल पहाड़ियाँ पढ़ेंगे। और मेरे दोस्त फिर उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों के अंदर हम बहुत सारे क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, दर्रे पढ़ेंगे, जिनको हम माउंटेन पास बोलेंगे। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश पढ़ने के बाद हम मिडल प्लेन, मध्यवर्ती मैदान पढ़ेंगे। मध्यवर्ती मैदानों के बाद प्रायद्वीपीय भारत का नंबर आएगा, फिर पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, फिर कोस्टल प्लेन और आइलैंड ग्रुप। बच्चों इस तरीके से अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट होगा, और उसके बाद हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, फिर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का अपवा तंत्र हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। बहुत शानदार आप लोग पढ़ रहे हैं, मजे में पढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त, प्रैक्टिस करनी है। जितना हम क्लास में पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आपका दायित्व तो ये बनता है कि हम उसको 2 से 3 बार क्या करें, रिवाइज करें। और जब आप रिवाइज करोगे तो पक्का आपके दिमाग में बच्चों क्वेश्चन बनेंगे, पक्का आपके डाउट्स तैयार होंगे। और जब आपके डाउट्स दिमाग में बनना शुरू हों तो इसका मतलब आप बहुत अच्छी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी करने वाला बच्चा पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छा सोचता है उस क्वेश्चन को लेकर, और बच्चों उसके दिमाग में डाउट बनेंगे, और वो डाउट आपको क्लास में फिर डिस्कस कर लेने हैं, और आप लोगों के डाउट हर हाल में बच्चों क्लियर भी किए जाएंगे, और साथ के साथ आपको बहुत आसान तरीके से वो डाउट्स क्लियर करके हम देंगे। थैंक यू बच्चों।